मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है। पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। उसकी खुशी अब देहरादून में भी देखी। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड की। जी हां, आज सत्ता का टेम्परेचर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा गर्म आया हुआ है। उत्तराखंड में एक बार फिर दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं, वो सक्रिय हो गए और इसी पर हमारी आज ये खास सत्ता का टेम्परेचर कार्यक्रम है। उससे पहले, क्योंकि सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, देख लेते हैं खास रिपोर्ट। बीते दिनों देखने में आया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में एक दूसरे के नेताओं को लेने की होड़ सी लगी है, जिससे एक बार फिर चुनावी माहौल गर्म हो गया है। निर्दलीय विधायकों का बीजेपी में जाना तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य की कांग्रेस में घर वापसी हुई, उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा होना लाजमी था। आखिर वो भी क्यों ना, जिस तरह वो कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में गए थे, तब उत्तराखंड में दल बदल को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। उस समय तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लोकतंत्र की दुहाई दी थी। उसके बाद जब कभी भी कांग्रेस के इन बागियों की घर वापसी को लेकर हल्की सुगबुगाहट भी हुई, तो कांग्रेसियों ने कड़े तेवर दिखाए। हरीश रावत और दूसरे कांग्रेसी नेताओं का रुख बहुत सख्त रहा, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है। यहाँ कब कौन किससे मिल जाए और कौन टूटकर अलग हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये राजनीति का एक हिस्सा है। उसी की एक झलक यशपाल आर्य और संजीव आर्य की घर वापसी में देखने को मिली। जो नेता अभी तक उनकी घर वापसी को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे थे, वही नेता फूलमाला और गुलदस्ते हाथ में लेकर उनका स्वागत करते नजर आए। और अब जरा सुन लेते हैं कि यशपाल आर्य जी ने कल क्या कहा। बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैं मन से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई। 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन मैं लगातार काम करता रहा, चाहे उत्तर प्रदेश में, अविभाजित उत्तर प्रदेश में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, चाहे उधमसिंह नगर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, चाहे उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, और एक नहीं 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे परिवार ने, सोनिया जी ने एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मुझे काम करने का अवसर दिया। और इसी पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए स्वयं भी और संजीव आर्य जी जो विधायक थे, उन्होंने भी जो है कांग्रेस पार्टी में आने का निर्णय लिया। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके आने से उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस को बल मिलेगा। अब जरा आपको पिछले दौरे में ले चलते हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब कांग्रेसी दिग्गज बड़े स्तर पर दल बदल की बात करते थे, और तब हरीश रावत जी ने क्या क्या कहा। राज्य के लिए और लोकतंत्र दोनों के लिए ये जो उन्होंने काम किया है वो उनका कुकृति है, उन्होंने पाप किया है। वो यदि उस पाप के लिए क्षमा मांग लेते हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो लोकतंत्र के अपराधी हैं, क्योंकि दल बदल का कानून अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में महापाप था। उन्होंने कहा हमने उस महापाप पर
को कड़ाई से रोकने के लिए कानून में संशोधन कर दिया है। ये उनके पार्लियामेंट में शब्द हैं, तो मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो दल बदल के लोकतंत्र के अपराधी हैं और साथ साथ राज्य के अंदर एक अस्थिरता लाने का उन्होंने प्रयास किया। हम एक साल जो लास्ट का था 2016 का, वो एक अस्थिरता का वर्ष रहा। हमारा बजट गायब हो गया, हम योजनाओं को ठीक से चार एक महीने सब चीज़ पीछे चली गई। तो वो सब चीज़ों के वो दोषी है, उसके लिए राज्य से माफ़ी मांग ले। यदि दोनों से माफ़ी मांग लेते तो हरीश रावत को कोई दिक्कत नहीं है। बागी सार्वजनिक माफी मांगे तभी विचार करेंगे, ये तब के बयान थे। लेकिन सत्ता में सब कुछ जायज है, कभी भी कोई आ सकता है और कभी भी कोई जा सकता है, यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या। और इसी पर हमारी आज की ये खास जो डिबेट है वो है, और इस पर हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारी साथ नवीन पिरशाली जी हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड से। हमारे साथ विनय गोयल जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से। हमारे साथ रवि पराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। और हमारे साथ रणजीत रावत जी हैं जो पूर्व विधायक भी हैं और वर्तमान में कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, तेज तर्रार नेता हैं। आज सभी लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। मैं सबसे पहले रवि भाई, क्योंकि मुद्दा थोड़ा बड़ा है, आप देखिए रिपोर्ट में आपने सारी चीज देखी होंगी। लगातार आजकल क्योंकि चुनाव नजदीक हैं तो उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, या और भी जहां चुनाव रहते हैं, तो राजनेता भी आजकल बड़े मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। वो भी तुरंत भांप लेते हैं कि किस तरफ जाना है, किस तरफ आना है। कुछ लोगों के आकलन गलत हो जाते हैं और कुछ लोगों के सही भी हो जाते हैं। तो उस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने में आ रही हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर ये कब तक और क्यों? क्योंकि लगातार एक तरफ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि आपने हमारे दल के नेता को ले लिया, उसके बाद बड़ा बवाल मचता है, कहा जाता है कि उसने लोकतंत्र की हत्या कर दी, फिर उसी को घर वापसी, मतलब एक नया नाम है कि आपकी घर वापसी हुई है, और तब उसी को फुल मालाएं पहनाई जाती है। कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए गोस्वामी जी, आजकल पॉलिटिक्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी हो गई है और बहुत प्रिडिक्टेबल भी हो गई है। जिस तरह से राजनीति का नया दौर चल रहा है, हम देख रहे हैं कि किसी राज्य में कोई पॉलिटिकल मूवमेंट के नाम पर कोई घटना होती है तो एक पार्टी के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आके वहां हवाई अड्डे पर धरना दे रहे हैं। एक नए तरह की पॉलिटिक्स है। एक राज्य में कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास को लेकर जो महत्वपूर्ण मसले हैं उन पर चर्चा होती है। लेकिन कैबिनेट की बैठक में मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में शायद पहली बार एक ऐसा फैसला होता है कि किसी राज्य में कोई घटना हो रही है, उसके खिलाफ राज्य सरकार बंद का आह्वान करती है। तो ये एक राजनीति का बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा एक नया दौर मुझे लगता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जानते हैं हम, मणिपुर, गोवा, पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में हम अक्सर देखते हैं कि पार्टियों में इधर से उधर भगदड़ एक रस्मन मचती ही रहती है। उस लिहाज से अगर उत्तराखंड की इस राजनीतिक घटनाक्रम की विश्लेषण करें, की समीक्षा करें, तो कोई बहुत ताज्जुब नहीं होता है। लेकिन कई बार संजय जी, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, कई बार होता यह है कि हम दूसरे के घर में जो खलबली मची होती है, उस खलबली को भांप कर हम एक बहुत बड़ी चीज का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी जिस तरह से उत्तराखंड सरकार के मंत्री 2017 में, आप जानते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उनको इस चीज के लिए पुरस्कार भी दिया गया। परिवहन मंत्री थे और भी कई विभाग उनके पास थे। एन चुनाव से पहले अगर वो घर वापसी कर रहे हैं तो इससे कांग्रेस को जो फायदा नुकसान होगा, मुझे अभी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का जो चयन करने वाली है, बहुत सख्ती के साथ, बहुत कड़ाई के साथ करने वाली है। और यही वजह है कि शायद पिता पुत्र को यह अंदेशा हो गया होगा
कि इस बार टिकट मिलना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे तारीख चुनाव की पास आएगी तो इस तरह का घटनाक्रम आप देखेंगे दोनों तरफ से, तीनों तरफ से काफी देखने में आ सकता है। मतलब अभी ज्यादा और हमको बहुत कुछ देखने में बाकी आए। है, फिल्म अभी पूरी बाकी है, तो टेलर है, जी। ऐसा ऐसा आप कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथ नवीन पिटसाली जी भी और हमारे साथ भगीरथ शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में उत्तराखंड में। नवीन जी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है नवीन जी कि आप लोग भी बहुत सारे लोगों की बाट देख रहे हैं कि कब भगदड़ मचे और कुछ आपके हिस्से में भी आए, ऐसे आरोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से आप पर लग रहे हैं और आप देख ही रहे हैं लगातार इस तरीके की चीजें सामने भी आ रही हैं। इसे लेकर आप क्या कहेंगे कि ये जो स्वस्थ राजनीति है जिसे कहा जाता है उसके लिए क्या है, आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है? जी गोस्वामी जी, आपने सही कहा कि जो इस प्रकार की राजनीति उत्तराखंड में हो रही है कि अदल बदल की राजनीति पिछली बार भी देखी गई और इस बार भी उसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चल रही है, तो उस पर ये मानना कि लोग दल बदलते भी हैं, कभी विचारधारा से उनकी भिन्नता हो जाती है तो वो जाते हैं, लेकिन किसी भी दल की अपनी एक धारणा होती है, विचारधारा होती है। हमारे यहाँ है कि ट्रिपल सी का फॉर्मूला होता है, अगर उसमें से कोई फिट बैठता है, और जो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के नवनिर्माण में जो अपना सहयोग देना चाहते हैं उन सभी लोगों का आम आदमी पार्टी स्वागत कर रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जैसे यशपाल आर्य जी का बयान मैं सुन रहा था, इसमें ये है कि इनकी जो आपत्ति और जो अशांति और छटपटाहट केवल चुनाव के समय में ही क्यों होती है, उससे पहले क्यों कंफर्ट महसूस कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में यशपाल आर्य जी, उसका जवाब हमने नहीं दिया। तो यशपाल आर्य हो चाहे इनके जैसे कई नेता यहाँ पर हैं उत्तराखंड में जो अपनी सत्ता लोलुपता में दल बदल कर, सीटें बदल कर सत्ता पर काबिल होते हैं, और ऐसे ही नेता असली तौर पर इस उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार के नेता, इस प्रकार की राजनीति, अस्थिर राजनीति का भी कारक यही लोग सब होते हैं। और हरीश रावत जी का बयान हमने सुना, वो कह रहे थे कि उन्होंने एक लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ा है, महापाप किया है, अगर वो सार्वजनिक माफी मांगे तो हम उनको माफ कर देंगे। तो यशपाल आर्य जी ने अभी सार्वजनिक माफी उत्तराखंड की जनता से मांगी नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं मांगे। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं घर वापसी की है, लेकिन माफी तो उन्होंने कहीं नहीं मांगी। क्या अब यशपाल आर्य कांग्रेस में आकर उत्तराखंड की जनता से माफी मांगेंगे, ये भी सवाल उठता है। और भक्ति राम की चिलम शिव जी की, ये उत्तराखंड में अब चलने वाला नहीं है, आज तक चल गया हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक मजबूत और सशक्त विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में है और जनता अपना समर्थन दे रही है, जनता हौसला अफजाई कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है 2022 में चलिए नवीन जी, माफी खाली यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी क्यों मांगे? जो और दलों में गए हैं उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए, और जो आपके यहाँ भी आएंगे उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। भगीरथ शर्मा जी, क्योंकि सारी चीजें आप लगातार देखते रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखते भी आ रहे हैं, वर्तमान में उत्तराखंड में जो चल रहा है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे आप देखते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, कि जो बड़े नेता हैं यशपाल आर्य जी, और एकदम आप देखेंगे उस टाइम भी उन्होंने भाप लिया था कि क्या होने जा रहा है, तब उधर चले गए थे, अब वो इधर आ गए हैं, तो बड़ी बात है। लेकिन कुछ बयान ऐसे हैं जो वास्तव में चर्चा का विषय हैं, कि जैसे जो अभी नवीन पिटसाली जी ने भी बोला और हरीश रावत जी ने भी कहा था, लोकतंत्र की हत्या, बहुत सारे शब्द यूज हुए थे उस टाइम, और माफी मांगने तक की बातें भी थी। तो अब क्या केवल राजनीति में सत्ता पाना ही मकसद रह गया है? भगीरथ जी। देखिए, जो आज जो राजनीति होती है, जो राजनीति में जो लोग आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि केवल कोई पार्टी में पद हो, कुछ काम करें, कहीं शिविर में भाग लें। तो एक महत्वाकांक्षा होती है कि हम मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो सब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आते हैं और जाते हैं। तो इस समय चूंकि जो चुनाव का, विधानसभा चुनाव 2022 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और विगत कुछ दिनों से ये जो आया राम गया राम वाली स्थिति है वो चल रही है प्रदेश में। अब यशपाल आर्य का जो उनका आना है, कांग्रेस में वापस आना, निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। और 2022 में जब कांग्रेस ये महसूस कर रही है कि वो सत्ता में लौटेगी, तो ऐसी स्थिति में जो फ्रंट पर एक जो दलित चेहरा था, जो कदाचित 2017 में वो कांग्रेस को
जो है उससे वंचित होना पड़ा था, तो वो चेहरा जो है वापस आया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यशपाल आर्य जी जब से राजनीति करते हैं वो कांग्रेस के खांटी के कांग्रेसी हैं। और ये हमें याद करना चाहिए कि 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो यशपाल आर्य अध्यक्ष होते थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने राज्य की सभी लोकसभा सीटें जीती थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में यशपाल आर्य को उसकी उपलब्धि का श्रेय भी जाता है। उसके बाद 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, 2012 का चुनाव भी यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में तब वो अध्यक्ष थे और कांग्रेस जो है सत्ता में आई थी। तो उनका एक बड़ा उपलब्धि भरा कार्यकाल रहा बतौर अध्यक्ष। और जब निश्चित रूप से जब 2017 में उन्होंने भाजपा के पाले में जाने का निर्णय लिया और जो परिस्थितियां बनी वो केवल ऐसा नहीं था, मुझे ये नहीं लगता है कि वो केवल सत्ता के लिए वहां गए, तो कुछ गुटी दिक्कतें थी और कुछ अंदर मतभेद थे, तो जो दूर हो गए मेरे ख्याल से 4.5 उसकी वजह से ये कभी हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने थोड़ा सा जी नहीं, अब ऐसा लग रहा है मुझे कि अब जो 4.5 साल कि वो सत्ता में दूर रहे हुए या हैं नहीं हुए। तो अब वो दिक्कतें गुटबाजी की दूर हो गई। चलिए उस गुटबाजी पर हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत जी, उनसे भी ले लेते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बताई। रणजीत रावत जी, अगर आप देखें, क्योंकि आपके सामने सारे बयान हैं, क्या वास्तव में माफी मांगेंगे आपके जो भी बागी घर वापसी कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता से, जैसे कि आपके लोगों ने बोला? उसके अलावा रणजीत रावत जी, एक बात और यहां अहम है, क्या अब वो गुटबाजी नहीं दिखेगी और जो लोग वहां से पिछले 4.5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे कांग्रेस से, उनका क्या होगा? उसके अलावा दलित चेहरों की बात है तो बाकी और भी बड़े दलित चेहरे आपकी पार्टी में हैं, कैसे आप देखते हैं इस सब चीजों को? जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा यशपाल आर्य जी का ये दल बदल नहीं हुआ है, उनका मन बदल हुआ है जी। और वो मन से कांग्रेसी थे और उपलब्धियों भरा उनका कार्यकाल, जैसा अभी भगीरथ शर्मा जी भी कह रहे थे, ये एक तथ्य है और किसी वजह से एक मानव स्वभाव है। अभी दिवाली आने वाली है तो निश्चित रूप से सब दिए जलाएंगे, पटाखे चलाएंगे, मिठाई बांटेंगे, कोई रंग नहीं चलाएगा, होली में ही रंग चलेगा। कभी कभी किसी घटनाक्रम पे, किसी घटना पे आदमी का मन बदल हो जाता है, नाराज हो जाता है, कभी खुश होता है, तो ये घटनाएं घटती हैं। आज वो कांग्रेस में आए हैं तो इस बात का प्रतीक है। सबसे बड़ा जो कारण है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है जी। आज जिस तरह से संविधान को दरकिनार करके उसमें प्रदत्त जो आरक्षण है उसको नल एंड वाइड किया जा रहा है केंद्र की और राज्य की सरकारों द्वारा। राज्य में क्षितिज आरक्षण लागू किया गया है और केंद्र में सारे सार्वजनिक उपक्रम ही बेचे जा रहे हैं। तो जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण मिलेगा कहाँ से? तो आज देश का हर दलित, चाहे वो किसी भी दल में है, वो जो है व्यथित है, एससी का व्यक्ति, और वो आक्रोशित भी है और उसी की परिणति है कि यशपाल आर्य जी आज अपने मूल घर में उन्होंने वापसी की है। रही बात बयानों की, तो राजनीति में अगर आप बयानों को जोड़ने लगेंगे तो फिर उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई जवाब भी नहीं है। बयान बहुत सारे आएंगे, चाहे जैसा आपने कहा, और राजनीति में आज तक कोई यशपाल आर्य जी पहली शख्स तो है नहीं जिन्होंने दल बदल किया या घर वापसी की। बहुत सारे लोगों ने की है, बड़े बड़े लोगों ने की है। क्या किसी ने माफ़ी मांगी है? ये तो कहने की बातें हैं। कभी गुस्से में कोई आदमी ज़्यादा आक्रोश में कुछ कह देता है तो उसे नज़ीर बना के नहीं चला जा सकता। जी नहीं, राजनीति में बयान मायने नहीं रखते कोई ज़्यादा खास, आपका इशारा भी सो रहा है। रणजीत रावत जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक कांग्रेस ने दलित चेहरे की बात करी कि मुख्यमंत्री के दलित चेहरे की बात हुई है, शायद उसे लेकर तो एक घर वापसी नहीं दिख रही आपको? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं जी। मैं उस पर कुछ कहूँगा तो उसके कई अर्थ निकलेंगे जी। लेकिन ये तथ्य है कि अभी जो है पंजाब में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है बदलाव जो किया है उसमें, और इससे पहले भी कोई पहली बार नहीं, कई बार जो है इस तरह का निर्णय लिए गए हैं। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। यहाँ कोई लकीर तो खींची नहीं जाती किसी के लिए। तो चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अगर वो योग्य है तो उसको मौका केंद्रीय नेतृत्व देते आया है और आगे भी देते रहेगा। नहीं, बिल्कुल देता रहेगा और देते रहना भी चाहिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम सत्ता के टेम्परेचर में बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। जी हाँ, उत्तराखंड में कल एक बड़ी घटना हुई, उसी को लेकर सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। विनय गोयल जी, आपके पास आने से पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि सीएम साहब ने कल क्या बोला। पुष्कर धामी जी क्या कह रहे हैं? हमेशा हम लोगों ने सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज्यादा आगे आ जाते होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर हो जाएगा। गोयल साहब, क्या कहेंगे आप कल की घटना को लेकर? आपने भी कुछ लोगों को अपने यहाँ ज्वाइन कराया और अब आपके यहाँ से कांग्रेस ने अपने यहाँ ज्वाइन कराया, वो तो घर वापसी हुई है। कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे? बड़ी घटना है उत्तराखंड की है। जी गोस्वामी जी, बिल्कुल। मैं इस विषय पर अपनी बात करने से पहले आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो कल एक और बड़ी घटना हुई और हमारे प्रदेश का एक लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया सियाचिन में, उसको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उसके साथ जो अन्य वीर शहीद हुए हैं। और कष्ट की बात यह है कि जो हरीश रावत जी के मित्र पंजाब के हैं, वो उनके हत्यारों को अपना दोस्त बताते हैं, उनके गले लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी उनका कोई ना कोई बयान आना चाहिए था। जहां तक आपने बात की कि जिस प्रकार की घटना ये दल बदल की कल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि और कोई कारण नजर नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का सम्मान हम अपने सभी साथियों को देते हैं, जिस प्रकार से उनको मंत्री बनाया गया और जिस प्रकार से उन्हें सम्मान दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो इस बात से आशंकित थे कि पता नहीं इस बार उनका टिकट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या उनके पुत्र का भी टिकट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, और जो एक मुझे तो लगता है कि ये हरीश रावत जी का सरेंडर है। मैं अभी देख रहा था इस चैनल पर जब डिबेट चल रही थी तो रंजीत रावत जी मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे उनकी मुस्कुराहट का कारण ये समझ में आया कि एक तरफ जहां हरीश रावत जी अपनी पूरी ताकत इस बात के लिए लगाए हुए थे कि किसी तरह से उनका नाम घोषित हो जाए मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए, और रंजीत रावत जी और उनके मित्र सारे पूरी ताकत इस बात के लिए लगाए हुए थे कि उनका नाम घोषित ना हो। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हरीश रावत जी ने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने मान लिया है कि अब उनका नाम घोषित होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने दलित कार्ड खेलने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी किसी भी प्रकार से दलितों के प्रति कोई किसी प्रकार की कोई आस्था है या उनको बढ़ाने में उनकी कहीं कोई रुचि है। वो तो केवल और केवल हमेशा हमने देखा है कांग्रेस की जो दुर्गति 2017 में हुई, वो हरीश रावत जी के सेल्फ गेम खेलने के कारण से हुई। रंजीत रावत जी उस समय उनके साथ हुआ करते थे और वो भी खुल के आज बोलते हैं उनके बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से हरीश रावत जी अपने अलावा किसी और के लिए लेश मात्र भी कहीं सोचते हैं। और आज जिस प्रकार की घटना हो रही है, हमने नारा दिया अब की बार 60 पार। तो हम तो चुनाव से पहले ही 60 हो गए थे पूरे। 57 हम पहले थे, 3 हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में शामिल, 2 वापस चले गए आपके। 2 चल, कोई बात नहीं। तो हमने कहा ना कि अभी तो पिक्चर बाकी है। तो यहाँ रणजीत रावत जी कह रहे हैं कि अभी और भी बहुत सारे हैं लाइन में। हाँ, तो वो तो समय बताएगा ना, वो समय बताएगा कि हम चुनाव से पहले ही 60 पार हो जाते हैं कि चुनाव के बाद 60 पार होते हैं। देखिए, यहाँ 3 पार्टी के लोग आपके इस चैनल में विराजमान हैं और तीनों का मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूं कि वो क्या, उनका लक्ष्य क्या है। मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के यहाँ हैं, उनकी पूरी भरपूर कोशिश इस बात की है कि किसी तरह से उत्तराखंड में खाता खुल जाए। हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं वो पूरा जोर इस बात के लिए लगा रहे हैं कि किसी तरह से हम दहाई के आंकड़े पर बचे रहें, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत इस बात के लिए लगा रही है कि अब की बार 60 पार। तो सबके लक्ष्य अलग अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा विनय गोयल साहब, एक चीज बताइए, ये तो आपने सारी चीज बताई, आखिर ये जो दल बदल है ये कितना सही है? नहीं, देखिए, दल बदल को किसी भी परिस्थितियों में अगर केवल निजी हित के लिए किया जाता है तो कभी भी सही नहीं कहा जा सकता। अगर कहीं भी कोई देश हित के लिए
हमारी पार्टी में कहा जाता है कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो हम तो उस पर विचार काम करने वाले लोग हैं। अगर देश हित के लिए हमने भी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आप बड़े मर्मज्ञ पत्रकार हैं, 1977 में जिस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही थी 1975 में, तो हमने उस समय अपने पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर दिया था। उस समय हम अपनी पार्टी को छोड़कर जनता पार्टी में सब शामिल बनाई गई थी और जनता पार्टी में सबने काम किया था लोकतंत्र की रक्षा के लिए। उस समय हमारे धुर विरोधी कम्युनिस्ट भी जनता पार्टी में होते थे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हो उसके हिसाब से अगर देश हित के लिए, लोकतंत्र के हित के लिए कोई निर्णय लेता है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर कोई केवल निजी कारणों से कोई निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से चलिए उन कारणों का पता कौन लगाएगा, उसका कौन हम कहेंगे कि उसको कौन बताएगा कि ये निजी कारणों से जा रहा है या देश हित के लिए आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। भगीरथ शर्मा जी, जी जनता मालिक है। नहीं बिल्कुल नहीं, जनता तो कभी कभी बहुत सारे अच्छे लोगों को भी हराकर घर बैठा देती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं। लेकिन चलिए भगीरथ शर्मा जी, आपकी बात उस टाइम अधूरी रह गई थी, बोलिए जी। देखिए, मैंने कहा कि राजनीति आज समाज सेवा का सेक्टर नहीं रह गया है, ये पेशा भी बन गई है जी। और राजनीति में अवसर को बनाना, अवसर खोजना, अवसर को झपटना, ये सब चलता है जो आज की राजनीति है। अब आजकल जो चल रहा है और चुनाव सिर पर है, प्रदेश में हालात बदल रहे हैं। यशपाल आर्य जिस क्षेत्र से विधायक हैं बाजपुर से, और निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन की जो तपिश है, वो तपिश जो है जनप्रतिनिधियों तक भी आती है, चाहे हम समर्थन में खड़े हों या विरोध में हों। तो किसान लगता है कि चुनौतियां होती हैं। भगीरथ शर्मा जी, एक तरफ तो आप ही कह रहे हैं वो इतने बड़े नेता हैं वहाँ के, यशपाल आर्य जी फर्क का पड़ता है जो किसी मुझे भी लग रहा आंदोलन है। से? भगीरथ शर्मा जी, आप ही खुद कह रहे हैं वो इतने बड़े लीडर हैं और वास्तव में एक अच्छा चेहरा है, बड़ा चेहरा है, लेकिन उन्हें आंदोलन से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी। जी नहीं, किसान आंदोलन हो रहा है तो उनके साथ जब वो 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते तो निश्चित रूप से किसान वर्ग उनका काफी उनके साथ था। हमने उस क्षेत्र में देखा है, व्यक्तिगत रूप से भी हम जानते हैं। और यशपाल आर्य जी, मैंने जो कहा कि बड़े नेता इसलिए हैं कि नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों में उनका प्रभाव, सीधा प्रभाव रहता है जी। वो अनजाना चेहरा नहीं है, वो व्यक्तिगत अपनी भी साख रखते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये उत्सव का विषय हो सकता है, लेकिन जो भाजपा है, भाजपा के लिए जरूर ये आत्मचिंतन का विषय है कि जब यशपाल आर्य आए और उनको पूरा सम्मान भी दिया, मंत्री पद भी दिया गया, तो क्यों कर उन्हें जाना पड़ा। ये भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो फिर आगे भी कोई और लोग जाने को तैयार बैठे हों तत्पर। तो अभी समय है, हालांकि चुनावी माहौल में ये सब चलता है। और मुझे ये लग रहा है कि आर्या जी जो कांग्रेसी संस्कार उनके अंदर हैं, उनका गोत्र जो है राजनीति में कांग्रेस है, और वहाँ भाजपा में गए तो वहाँ की रीति नीति और जो हैं वो कुछ हो सकता है वहाँ असहज महसूस कर रहे थे, जैसी की बातें की जा रही हैं। और हमें भी लगता है कि काफ़ी कुछ वो असहज महसूस कर रहे थे, और ये भी एक कारण हो सकता है। केवल अब सत्ता का तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि वो कहीं भी चुनाव, खटीमा में वो विधायक रहे हैं यूपी के समय में, सब जानते हैं। मुक्तेश्वर आज जो नैनीताल और भीमताल का क्षेत्र है, ये बताइए भगीरथ शर्मा जी, क्योंकि दलित मुख्यमंत्री की बात हुई है, जितने विधानसभा चुनाव हुए सारे वो जीते हैं। भगीरथ शर्मा जी, दलित मुख्यमंत्री की बात हुई है, ये बहुत बड़ा एक हम कहेंगे तीर चलाया था कांग्रेस ने, तो शायद ये भी कहीं ना कहीं उनके मन को विचलित कर सकता है कि कांग्रेस, क्योंकि उनका पुराना घर है और बड़े नेता हैं वो, तो दलित चेहरे में बड़ा चेहरा है तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये भी विचलित कर सकता है बीजेपी के अंदर उन्हें। देखिए दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस को बनाना होता तो मुझे लगता है उन्हें 2012 में बना देना चाहिए था जी। 2012 में वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्ष थे, और कांग्रेस सत्ता में आई थी, और वो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष के नाते मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो कांग्रेस ने तब क्यों उन्हें नहीं बना लिया, ये फिर इस पर बहस करनी पड़ेगी।
तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये ठीक है कि चुनावी जब फिजा होती है, जब चुनावी माहौल होता है तो नेता लोग, अभी रणजीत रावत जी भी कह रहे थे, तो बयान दिए जाते हैं और बयानों की क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है। चलिए, बयानों की क्रिया प्रतिक्रिया मुझे रहती है। लगता है बयान कि कुछ भी देर राजनेताओं के 2012 बयान में वास्तव में खुद ही अपने एक यशपाल सिस्टम में रहते आर्य- हैं कि जो कहें, माने कोई तो भी ठीक है, ना माने तो भी ठीक है, अपने बयान वापस हो जाए तो भी ठीक है। रवि भाई, क्योंकि समय भी कम है, वर्तमान में जिस तरीके की स्थितियां आ रही हैं, जिस तरह से दल बदल बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ता ही जाएगा, हर बार इस तरीके की परंपराएं रही हैं और अब तो बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। भले आप कलकत्ता की बात करें, वहां भी इस तरीके के नज़ारे आपको देखने में मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी, वहां भी हर पार्टी इसमें लिप्त है। आखिर जो दल बदल कानून बनाया गया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बनाया था, जिसे लेकर यह कहा गया था कि अब जो राजनीति है वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, लेकिन यहां तो उसका उल्टा ही हो रहा है। यहां तो अब लगातार आए दिन मालाएं तैयार हैं, आप आओ तो भी स्वागत है, जाओ तो दूसरी तरफ स्वागत है। रवि भाई, जब बना था तो राजनीतिक शुचिता की एक बात हुई थी, उम्मीद बंधी थी, लेकिन आपको याद होगा कि उसी दल बदल कानून जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टियां या राजनीतिक पर्यवेक्षक बहुत सही कदम मान रहे थे, उसमें फिर से संशोधन करना पड़ा और नए प्रावधान करने पड़े। और दल बदल कानून प्रभावी होने के बावजूद अब तो नया फॉर्मूला कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में हमने देख लिया कि जब दल बदल संभव नहीं है, अगर किसी पार्टी के बहुत ज्यादा विधायक हैं सरकार में, मतलब तोड़ नहीं सकते जो नंबर चाहिए, तो विधायकों से इस्तीफा दिलवा दीजिए, बाद में उपचुनाव में जितवा लीजिए। तो ये जो पॉलिटिकल शुचिता की जो बात हम लोग करते हैं, इसको तो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल बिल्कुल ताक पर रख दिया जाना चाहिए और जब तक चुनाव सुधारों पर एक व्यापक विचार विमर्श, पूरा देशव्यापी मंथन करने के बाद अनिवार्य वोटिंग, स्टेट फंडिंग, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसले हैं, एक देश एक चुनाव, ये जो बुनियादी प्रश्न जो खड़े हो गए हैं, जब तक हम इन पर एक सर्वदलीय सार्वभौमिक चर्चा नहीं करेंगे, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल बयानों का कोई मतलब नहीं होता है, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। पॉलिटिकल बयानों का बिल्कुल मतलब होता है और ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है यशपाल आर्य जी की घर वापसी का, अगर आप देखें साइकोलॉजिकली, थोड़ा सा एक पत्रकार के तौर पर अध्ययन करें, तो ये पूरी परिघटना दिल्ली में घटित हुई है और इस मौके पर हरीश रावत जी की मौजूदगी में जिस तरह से आर्य जी ने अपना पिछला कांग्रेस का पूरा कार्यकाल एक वर्षवार दोहराया है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष भी रहा, मैं ये भी रहा, मैं वो भी रहा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली में उनकी घर वापसी से पहले एक बड़े पैमाने पर नापतोल हुई है और उनको कोई एक बड़ा आश्वासन मिला है। अदरवाइज ऐसे बयानबाजी, ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको ये जान लेते हैं रवि भाई, क्योंकि रणजीत रावत जी साथ ही जान लेते हैं कि कौन से आश्वासन मिले हैं। रणजीत रावत जी, एक ट्वीट हुआ है हरीश रावत जी की तरफ से कि चमत्कार हुआ है उन्होंने जो किए हैं और अभी और भी चमत्कार होने बाकी हैं, तो आप वो चमत्कारों को कैसे देखते हैं और इस चमत्कार को कैसे देखते हैं और कौन से वो चमत्कार हैं जो अभी होने बाकी हैं और कौन सा आश्वासन, जैसे कि रवि जी कह रहे हैं, मिला है, शायद आप अच्छे से बता पाए, क्योंकि बेबाक आप बोलते हैं तो जो चेहरे की लड़ाई है आपके यहाँ वो भी बहुत चरम पर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब की बार दलित चेहरा? देखिए, पहले तो मैं गोयल जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने मेरी मुस्कुराहट पे कुछ कहा था, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे पास मुस्कुराने का कारण है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, इसलिए मुस्कुराहट जायज़ है। जहाँ तक उन्होंने 60 पार की बात कही, तो मैं कहना चाहूँगा, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात भी कही थी, जिसके बावजूद हमारी जीडीपी -24% तक गई। तो कहीं ये 60 भी गिनती आपकी माइनस में तो नहीं जा रही है, जैसे नंबर घट रहे हैं। अभी हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि रणजीत रावत जी ने कहा बयानों का राजनीति में कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो उस पर कह रहा था कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, 15 लाख खातों में डालेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की इनकम दुगनी करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को रोजगार देंगे, मेक इन इंडिया और एक के बदले 100 सिर और चीन को लाल आंख दिखाना। तो इन बयानों का कोई मतलब है तो मुझे बता दीजिए।
अगर बयानों का मतलब होता है नेताओं का तो बता दीजिए इनका क्या मतलब है। और जहाँ तक बात कही गोयल साहब ने शहीदों की, मैं उस पर भी कहना चाहूँगा, सारे शहीदों को नमन करते हुए चुनाव में हमसे एक वादा ये भी किया गया था कि एक के बदले 100 सिर हम लाएंगे, और देश की हालत भी कामोबेश वही है। उत्तराखंड में तो हर हफ्ते कोई ना कोई शहीद का शव आ रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कि कितने सैकड़ मतलब गुने 100 सर जो हैं आज तक आ गए हैं। आज तक हमारे ही सर चढ़ रहे हैं, हर जगह कलम हो रहे हैं। कोई सर पाकिस्तान से या चाइना से तो आ नहीं रहा। चाइना 25 किलोमीटर हमारी ज़मीन में कब्जा किए हुए बैठा है। बात की जाती है राष्ट्रवाद की, क्या यही राष्ट्रवाद है? और बात की आपने लास्ट में कि हरीश राव जी ने ट्वीट किया है, तो चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है, सबको करना चाहिए। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि इस समय जो 2022 का बैटल है हमारे सामने, उसमें हम जीत का चमत्कार करके दिखाएं। हर कांग्रेसमैन को उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और भाजपा की गिनती को निश्चित रूप से घटाना पड़ेगा। नहीं, अब की बार भी क्या चेहरे की स्थिति आएगी रणजीत रावत जी? क्योंकि देखिए, यहाँ चेहरे पर बहुत बड़ा सवाल लगातार चल रहा है। प्रश्न मेरे से नहीं होना चाहिए जी संजय जी। इस प्रश्न को आप राष्ट्रीय नेतृत्व से कहिए, और राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार इस पे बयान भी जारी कर चुका है। आपको आपका प्रश्न वही होना चाहिए, मेरी तरफ नहीं। तो घर वापसी की जो स्थितियां हैं वो और कितने लोगों में दिख रही हैं? कितने लोग अभी लाइन में लग रहे हैं? मैंने शुरुआत में भी कहा था, राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। हमारे कुछ साथियों ने बयान दिए थे कि हमारे यहाँ लाइन लगा के लोग खड़े हैं, हमने हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है। उसका जवाब भी कल आया होगा और आगे भी आएगा। अभी वर्तमान में आपको उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति, यशपाल आर्य और संजीव आर्य के आने से क्या लगता है? कांग्रेस कितनी मजबूत है? निश्चित रूप से कांग्रेस देखिए मजबूत है। आज लड़ाई खाली कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, लड़ाई आज रोजगार की, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसकी है। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने वालों ने लगभग 14-15 करोड़ रोजगार पे लगे हुए लोगों का रोजगार छीन लिया है। आज हमारी आर्थिकी जो है बांग्लादेश किससे पीछे है। बांग्लादेश जैसा देश जो हमने सन 71 में बनाया, उसकी जीडीपी कोरोना काल में भी 6.5% रही है, हमारी -24% रही है। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं भूख के, पेट के, रोजगार के, इन पर चुनाव होने जा रहा है, और निश्चित रूप से इस सब में जो है कांग्रेस मजबूत होकर के उभरती दिख रही है। चलिए, और भी दल बदल अभी देखने में आ सकते हैं। नवीन पिरसाले जी, समय कम है, 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा कि वर्तमान में जो दल बदल है, अगर और भी होता है और इस तरीके की स्थितियां आपके यहाँ भी होती है, तो कितना आप इस चीज से सहमत है? और क्या आप कहेंगे कि क्या वास्तव में इस तरीके की स्थितियां होनी चाहिए? क्योंकि फिर यही कारण बनते हैं सरकारों को अस्थिर करने के। जी बिल्कुल गोस्वामी जी, आप सही कह रहे हैं कि पिछले 20-21 सालों में एक दर्जन मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने देखे हैं। उसका कारण यही है कि सत्ता की बंदरबांट और मुख्यमंत्री की आयाराम गयाराम की जो फहरिस्त बड़ी हो गई है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि यशपाल आर्य जी बिना कारण तो आए नहीं है। किसी कारण से मई पुत्र वो कांग्रेस में घर वापसी उन्होंने की है। और मुझे ये लगता है कि हरीश रावत जी का बयान हरिद्वार वाला था, वो भी हरीश रावत जी का बयान नहीं बल्कि उनसे दिलवाया गया था। कहीं न कहीं एक जाल बिछाया गया था कि यशपाल आर्य जी कांग्रेस गोत्र के जो लोग भाजपा में छटपटा रहे थे, इनको वापसी के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा था। ये सोचा गया था कि यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में और भी कुछ लोग आधे उसमें आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो आने वाले नहीं है, कुछ लोग आ सकते हैं। तो ये बड़ा चक्रव्यूह रचा गया, उसमें यशपाल आर्य जी फंस गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी नीति कांग्रेस की रही, क्योंकि हरीश रावत जी खुद अपने आप को मानते हैं। चलिए, बिल्कुल। विनय गोयल जी, 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा कि क्या अभी आपके यहाँ भी और कुछ लोग लाइन में हैं? क्योंकि आजकल दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग लाइन में हैं। आप कहते हैं हाउसफुल है, आप कह रहे हैं कि हाउसफुल के बाद की जो स्थिति है वो उधर वापसी की तरफ है। जी नहीं, मुझे लगता है कि आपने हमारे मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी का ट्वीट देख लिया होगा। उन्होंने कहा कि हम हिसाब किताब बराबर रखते हैं, तो वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और दूसरा, हरीश रावत जी के बारे में रंजीत जी ने सब कुछ बातें कही, लेकिन जो असली मुद्दे की बात थी, सारे प्रश्नों के स्पेसिफिक जवाब दिए। लेकिन जो मैंने कहा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उस पर उन्होंने अपने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं कहा। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, और यशपाल आर्य जी ने जिस प्रकार से सरकार अपना इस्तीफा देते हुए जो बात कही, उसमें एक भी बात ऐसी नहीं की कि जो किसी
क्षेत्र की जनता की लाभ हानि से संबंधित हो। केवल उन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, ये हमारे उनके बयान से भी साबित होता है। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में निजी हित वाले को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। जो राष्ट्र हित के लिए बात करने वाले लोग होते हैं उनको हमेशा महत्व दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये साबित हो गया उनके बयान से भी कि उन्होंने जो भी कुछ किया है वो निजी हित के कारण से ही किया। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज सत्ता के टेम्परेचर में आपने देखा किस तरीके से सभी लोगों ने बताया, लेकिन जो दल बदल की स्थितियां हैं वो भी आपके सामने हैं और लगातार इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां अभी आगे और भी बनेगी। देखने वाली बात होगी कि कितने लोग घर वापसी करते हैं और कौन कौन से दलों के लोग घर वापसी करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में करें और चाहे वो कांग्रेस में करें। ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन उत्तराखंड के लोग हर चीज देख रहे हैं और समय पर शायद जनता जवाब देगी। इस सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है। पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। उसकी खुशी अब देहरादून में भी